हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भूगोल की एक नई क्लास में। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे भूगोल में द्वैतवाद, डुअलिज्म इन जियोग्राफी। तो इसको हम देखेंगे भूगोल में द्वैतवाद क्या है। भूगोल में दो शाखाएं को बांटना, भूगोल को दो शाखाओं में बांटना ही द्वैतवाद है। तो इसको देखेंगे भूगोल को कितनी शाखाओं में किसकी तुलना में बांटा गया है द्वैतवाद। जैसे बता दें हम आपको, जैसे भूगोल को दो विचारधाराओं में दो द्वैतवाद में बांटा गया है, जैसे मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। फिर उसके बाद में ऐतिहासिक भूगोल, समकालीन भूगोल। फिर उसके बाद में क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल। तो इसको एक एक करके देखेंगे। बिना देरी करते हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने अभी तक निश्चयवाद के टॉपिक को, संभववाद और नव निश्चयवाद को पढ़ा है। इससे पहले हमने और भी क्लासें की हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी विचारधारा वाली टॉपिक है और सैद्धांतिक टॉपिक भी है। हमने मात्रात्मक क्रांति को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस क्लास को तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर संपूर्ण जियोग्राफी को पढ़ाया जाएगा और नोट्स भी दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है भूगोल में द्वैतवाद, उसको देखते हैं। द्वैतवाद को द्विविभाजन भी कहा जाता है, कंफ्यूज ना होइएगा। भूगोल के ऐतिहासिक कालक्रमों में द्वैतवाद तथा द्विविभाजन की समस्या सर्वथा बनी रही। यानी भूगोल का जब से इतिहास शुरू हुआ है विभिन्न कालों में, तो भूगोल में यह समस्या बनी रही हमेशा, भूगोल में द्वैतवाद की। स्थानिक विज्ञान के रूप में भूगोल के सम्यक अध्ययन के लिए निश्चित वैज्ञानिक विधियों अपेक्षित होती हैं। यानी एक स्थानिक विज्ञान के रूप में अगर भूगोल को पढ़ा जाए तो उसमें वैज्ञानिक विधियों की जो वैज्ञानिक विधियां हैं उसमें दिखनी चाहिए। अगर ये भूगोल को एक स्थानिक विषय के रूप में आप देखते हैं तो विधियां अपेक्षित हैं। भूगोल के सम्यक अध्ययन के लिए निश्चित वैज्ञानिक विधियां अपेक्षित होती हैं। इस विषय के क्षेत्र सीमा निर्धारण में और इसकी अध्ययन विधि में द्विभागी विचारधारा बने रहें। भूगोल के जो अध्ययन में है और इसके अध्ययन विधि में द्विभागी विचारधारा बने रहें और वर्तमान में भी बने हैं। जब से भूगोल की शुरुआत हुई, भूगोल जब सब्जेक्ट के रूप में आया, तब से भूगोल में द्वैतवाद बनी रही और आज भी भूगोल में द्वैतवाद है। तो अध्ययन को सुविधाजनक तथा बोधगम्य बनाने के लिए भौगोलिक अध्ययनों में दो प्रमुख विधियां प्रयुक्त हुई। यानी भूगोल को पढ़ने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए दो विधियां का प्रयोग हुआ। एक क्रमबद्ध विधि जिसे सिस्टमेटिक मेथड कहते हैं और दूसरी प्रादेशिक विधि जिसे रीजनल मेथड कहते हैं। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं क्रमबद्ध विधि, तो हम बता दें, किसी प्रदेश और जो प्रादेशिक है विधि है, तो जैसे ये कोई क्षेत्र है, एक सेकंड रुकिए हम बता देते हैं। जो क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि है, मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, तो इस पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं, विभिन्न प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। तो उनका एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। और अगर किसी एक विशेष पार्टी का अध्ययन किया जाए, एक विशेष क्षेत्र का, तो उसमें इसे कहा जाएगा प्रादेशिक अध्ययन या प्रादेशिक विधि। तो इसमें है क्रमबद्ध अध्ययन में जो विधियां हैं उसमें एक एक करके शुरू से अंत तक
या छोटी से बड़े समूहों को, छोटे से बड़े प्रदेश को अध्ययन किया जाएगा, पूरे उसके जितने गुण दोष हैं। और जो प्रादेशिक है तो इसके किसी एक पार्ट को लेकर इसका अध्ययन किया जाएगा। तो ये प्रादेशिक और ये क्रमबद्ध विधियों में अंतर है। तो पारंपरिक रूप से भूगोल को दो वर्गों में बांटा जाता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भूगोल में विभाजन के भूगोल का अध्ययन करने की दो विधियां हैं। क्रमबद्ध विधि से आप अध्ययन कर सकते हैं और प्रादेशिक विधि से। क्रमबद्ध अध्ययन से अगर जैसे हम क्रमबद्ध अध्ययन की बात करें तो हिमालय की, मान लीजिए हम हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं, तो हिमालय के जो सबसे छोटी ऊंची चोटी, फिर उसके बाद में बड़ी चोटी, फिर उसके बाद में उसकी संरचना कैसी है, क्यों, कौन सी रॉक है, यानी कौन सी चट्टानें हैं, किस काल में बनी हुई हैं, तो उसके पूरे क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। और वहीं प्रादेशिक अध्ययन में किसी एक उसके विशेष गुण का अध्ययन किया जाएगा। तो ऐसे समझ लीजिएगा आप लोग। तो पारंपरिक रूप से भूगोल को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक भौतिक भूगोल के रूप में और एक मानव भूगोल के रूप में। आप सभी लोग पढ़े ही होंगे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की जो शाखा बढ़ जाती है भूगोल, बीए में आप लोग पढ़ेंगे। अध्ययन काल यानी मानव अध्ययन काल के आधार पर भौगोलिक अध्ययन को दो वर्गों में बांटा गया है, यानी मानव क्रमबद्ध और जो प्रादेशिक विधि है उसके आधार पर पारंपरिक भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। वहीं मानव के भौगोलिक अध्ययन को दो वर्गों में, मानव के अध्ययन काल के अनुसार जो भूगोल है उसको दो वर्गों में बांटा गया है, एक ऐतिहासिक भूगोल हिस्टोरिकल जियोग्राफी और समकालीन जियोग्राफी यानी कंटेम्प्रेरी जियोग्राफी, इसको दो भागों में बांटा गया है। तो यही भूगोल है में जो द्वैतवाद है, दो विचारधाराएं चलती रहती हैं, तो इसी को भूगोल में द्वैतवाद कहा गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भूगोल में द्वैतवाद एवं द्विविभाजन विभिन्न रूपों में मौजूद हैं। कुछ प्रमुख द्वैतवाद निम्नलिखित हैं, जिसे हम देखते हैं भूगोल में कौन कौन से द्वैतवाद हैं। भूगोल में द्वैतवाद है यानी भूगोल को दो शाखाओं में पढ़ सकते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक बनाम मानव भूगोल ये द्वैतवाद हैं। क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल ये द्वैतवाद हैं। और ऐतिहासिक भूगोल बनाम समकालीन भूगोल, इसको हम देखते हैं क्या है ये सब। तो आज हम देखेंगे इस क्लास में भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, जो भूगोल में द्वैतवाद है, इसको पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और आपको हम भूगोल से सभी टॉपिक को उपलब्ध कराएंगे। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए या किसी भी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर हम अगले टॉपिक को यानी इसी के शाखा को आगे हम बढ़ाते हुए। तो अब हम देखेंगे भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। अभी तक हम जो भूगोल में द्वैतवाद है उसको देख रहे थे। तो भूगोल में द्वैतवाद को विभिन्न रूपों में देखा गया है, जैसे भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल बनाम समकालीन भूगोल। तो ऐसे पढ़ेंगे हम आज इस क्लास में भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। फिजिकल जियोग्राफी वर्सेस ह्यूमन जियोग्राफी, इसमें हम अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि क्या है भौतिक भूगोल और क्या है मानव भूगोल में जो विचारधारा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भूगोल को दो भागों में यूनानियों ने बांटा, यानी भूगोल को बांटने का जो काम है वो यूनानी भूगोलवेताओं ने किया, यूनानी जियोग्राफर ने। और एक और जहां हिकैटियन महोदय भौतिक भूगोल के पक्षधर थे, वहीं दूसरे ओर हेरोडोटस महोदय स्ट्रैबो ने अपने लेखों में मानवीय दृष्टिकोणों से भरकर मानव भूगोल पर बल दिया है। यह द्वैतवाद का विवाद वर्तमान में भी बना हुआ है। तो देखिए, जो भौतिक भूगोल है, भूगोल में द्वैतवाद, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। तो सर्वप्रथम इसको जो बांटने का काम है वो यूनानियों ने किया था, यूनानी भूगोलवेता।
तो एक और जहाँ हिकैटियस महोदय हैं वो भौतिक भूगोल को मानने के पक्षधर में हैं, भौतिक भूगोल के पक्ष लेते हैं। वही दूसरे ओर जो हेरोडोटस और स्ट्रैबो हैं, तो उन्होंने अपने लेखों को मानवीय दृष्टिकोणों से भरकर मानव भूगोल पर बल दिया है। तो यही है भूगोल में द्वैतवाद, जो आदिकाल से अनंत काल तक बनी हुई रही थी। वर्तमान में भी भूगोल में द्वैतवाद को देखने को मिलता है और प्राचीन में तो द्वैतवाद ही था। तो आप लोगों को थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, तो हम पढ़ दे रहे हैं इंडिकेट करते हुए। भूगोल बनाम भौतिक, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, ये टॉपिक कहाँ का है। ठीक, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल जो है, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल के इस द्वैत को व्यवहारिक मानना तर्कसंगत नहीं है। यानी जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है, इन दोनों को व्यवहारिक रूप से मानना तर्कसंगत रूप नहीं है, क्योंकि भौतिक या प्राकृतिक तत्व और मानवीय तत्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग हैं। तो इनका कहने का मतलब है जो भौतिक तत्व हैं और जो मानवीय तत्व हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल जोल नहीं खा रहे हैं, अलग हैं। तो व्यवहारिक मानना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ना इनमें कोई मेल जोल नहीं है, भौतिक तत्व और मानवीय जो तत्व हैं। तो इसी को बताया गया है। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के इस द्वैतवाद को व्यवहारिक मानना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि भौतिक और या प्राकृतिक तत्व और मानवीय तत्व, भौतिक या प्राकृतिक तत्व जो हैं और मानवीय तत्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग हैं और भिन्न नहीं हैं, अलग थलग और भिन्न नहीं हैं। यानी जो हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इस द्वैतवाद को व्यवहार मानना तर्कसंगत नहीं, व्यवहारिक, क्योंकि जो भौतिक या प्रादेशिक तत्व मानवीय तत्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग और भिन्न नहीं रहे हैं। इसके कहने का ये मतलब हुआ, उसमें हम थोड़ा सा गलत बोल दिए थे कि तर्कसंगत नहीं है। तो ये दोनों आपस में एक समान है, भिन्न नहीं है, बिल्कुल अलग थलग हैं और भिन्न नहीं हैं। क्योंकि मानव के जो तत्व हैं और भौतिक, यानी मानव जो है वो भौतिक पर्यावरण से अपना संबंध स्थापित करके अपने जीवन यापन को सुदृढ़ करता है। जैसे प्रकृति से ही मानव जो है, अभी हम आपको समझाएं तो जैसे भौतिक भूगोल में के अंतर्गत जो आ गया हमारा पर्वत, पठार, मैदान, पेड़ पौधे जो हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ये भौतिक आ गया, और उसी में मानव जो है उसी से अपना निर्वाह करता है। तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित करते हैं और भिन्न नहीं है बिल्कुल भी। तो इसके कहने का ये मतलब हुआ। उसके लिए सॉरी चाहते हैं जो पहले बोले थे, ध्यान नहीं दिया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वारेनियस महोदय की जियोग्राफिका जर्नलिस्ट जो पुस्तक है, उसमें भौतिक व मानव भूगोल का विभाजन 1650 में स्पष्ट हो चुका था। 18वीं शताब्दी में कांट महोदय ने भौतिक भूगोल के पक्ष में व्याख्यान दिए। इसी प्रकार हमबोल्ट महोदय ने भी भौतिक भूगोल में रुचि रखते थे, परंतु कार्ल सावल का झुकाव मानव भूगोल की ओर था और डार्विन महोदय ने विषय के पक्षधर थे। जो डार्विन महोदय थे वो भी भौतिक पक्ष में ही जोर दिया और जीवधारियों के अस्थायित्व एवं विकास के लिए प्राकृतिक समायोजन में संघर्ष को जरूरी एवं उचित ठहराया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिकांश भूगोलवेत्ताओं का रुझान भौतिक भूगोल की ओर था। अल्बर्ट पेंक ने भू आकृति विज्ञान स्थापित कर भू आकारों के विकास एवं नियम की रचना की। भूगोल के व्यवस्थित ज्ञान में इनका पर्याप्त महत्व है। कोपेन, डेविस, मिल, जेफरसन आदि भूगोलवेत्ताओं ने भी भू आकारों व जलवायु को भूगोल में महत्वपूर्ण माना है, और यह इन सभी अध्ययनों में
मानव के योग को नज़रअंदाज किया है। रेटजल व सैंपल ने भी भौतिक वातावरण की महत्ता व्यक्त की है और मानव को धरातल की उपज कहा है। मैकिन्टर, चिज़होम व हर्बर्टसन ने भौतिक भूगोल को भूगोलवेत्ताओं के अध्ययन का प्रधान विषय बताया है। तो इसका मतलब है जो इतने लेखक हैं वो अधिकतर लेखक जो हैं वो भौतिक भूगोल के पक्षधर हैं। मानव भूगोल को एकदम इन लोग जो हैं वो भौतिक भूगोल को सपोर्ट करते आ रहे हैं। जैसे अल्बर्ट पेंक जो महोदय हैं वो भू आकारों एवं विज्ञानों को स्थापित करते हैं। डेविस हैं जो अपने अपर्दन चक्र को लाते हैं। पेंक हैं वो भी अपने भौतिक भौगोलिक अपर्दन चक्र को लाते हैं। तो ये जो है वो भौतिक विशेषताओं पर अधिक ध्यान देते हैं। तो यही है जो डार्विन महोदय हैं वो भी भौतिक पक्ष पर ही जोर देते हैं, जो कि जीवधारियों के अस्थायित्व एवं विकास के लिए जो है ना प्रकृति का समायोजन और संघर्ष को जरूरी ठहराया है। तो प्रकृति को आप भौतिक मान सकते हैं कि प्रकृति ही जो दिखाई दे रहा है वही प्रकृति है, वही भौतिक है। तो यही है, मानव जो है प्रकृति के साथ रहते हुए अपना जीवन यापन कर सकता है और प्रकृति के साथ संघर्ष करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। तो यही था। भौतिक बनाम मानव भूगोल में द्विभागीकरण को तब तक समझना संभव नहीं है। इसके कहने का मतलब है, एक सेकंड, भौतिक बनाम मानव भूगोल के द्विभागीकरण यानी द्वैतवाद को तब तक समझना संभव नहीं है जब तक कि मानव भूगोल के ऐतिहासिक विकास की ओर ध्यान न दिया जाए। क्योंकि मानव भूगोल के ऐतिहासिक विकास को हम देखेंगे, अगर इसको नहीं देखेंगे तब तक हमें भौतिक और मानव भूगोल के जो तुलना है उसको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हमको मानव के भौगोलिक इतिहास की विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे विडाल डिला ब्लास वस्तुतः मानव भूगोल के संप्रदाय के संस्थापक थे। जो विडाल डिला ब्लास महोदय थे वो मानव भूगोल संप्रदाय के संस्थापक थे। वैसे तो मानव भूगोल के पिता रेटजल महोदय को माना जाता है। तो ये विडाल डिला ब्लास जो वस्तुतः मानव भूगोल के संप्रदाय के संस्थापक थे और वह प्रदेश के सांस्कृतिक भूदृश्य के प्रमुख निर्धारणकर्ताओं में भौतिक घटकों के योग को बहुत ही महत्व कम दिया, यानी बहुत कम महत्व दिया भौतिक घटकों के योग को। इन्होंने जो विडाल डिला ब्लास महोदय हैं उन्होंने मानव को अधिक महत्व दिया और भौतिक जो घटक थे उनको बहुत कम ही महत्व दिया। क्योंकि अलग अलग विचारधारा के जो लोग होंगे तो अपनी विचारधारा को अधिक योग्य और अधिक अच्छा बताएंगे। तो वही है भूगोल में द्वैतवाद। अभी जो भौतिकवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो मानने वाले हैं तो मानव को कम महत्व दिया है, मानव को लगभग नज़रअंदाज कर दिया है। वहीं पर जो विडाल डिला ब्लास महोदय हैं वो मानव भूगोल के संप्रदाय के संस्थापक के रूप में थे और इन्होंने भूगोल में काफ़ी अपना योगदान दिया है और भूगोल का समर्थन करते हुए प्रकृति को बहुत ही कम ठहराया है जो भौतिक है। तो यहाँ तक देख चुके थे हम। साथ ही वह भौतिक भूगोल और नियतवादी तर्कों की कमजोरियों को अच्छी तरह से समझता था, परंतु ब्लास ने भौतिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं के मध्य न तो कोई सीमा रेखा खींची और न ही दोनों को अलग माना, बल्कि उन्होंने दोनों को एकीकृत माना। अगला हम देखते हैं पॉइंट, मानव भूगोल के अनुयायियों के विचारों एवं दर्शन की मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानव के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना है। यानी मानव भूगोल के अनुयायियों का यानी मानव भूगोल को मानने वाले लोगों के विचार एवं दर्शन का मुख्य जो उद्देश्य है प्रकृति और मानव के बीच जो पारस्परिक संबंध है, एक दूसरे से जो संबंध है वो स्थापित करना है। ये मानव भूगोल के मानने वाले लोगों का विचार है कि जो मानव भूगोल है और प्रकृति भूगोल के बीच संबंध स्थापित होना चाहिए और दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हुए एक दूसरे को अपने
कंट्रोल में न रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। अगला हम पॉइंट देखते हैं, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृश्यों वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। यानी जो प्रकृति है और सांस्कृतिक दृश्य जो हैं वस्तुओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम मानव को प्रकृति के संस्कृति से अलग कर दें तो मानव कहाँ जाएगा, तब भी मानव की जो संस्कृति है वो प्रकृति में झलक दिखाई देगी। तो एक दूसरे को अलग करना संभव नहीं है, इसके कहने का ये मतलब है। दोनों जो हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं, मानव प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर हैं। अलग अलग उनका कोई महत्व एवं अस्तित्व नहीं है। अगर दूसरे लोग अलग अलग हो जाएंगे ये दोनों, तो इन लोगों का अलग अलग कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि दोनों के अध्ययन में अलग अलग रीति रिवाज एवं पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में। यह पद्धति प्रदेश में विकास की दशाओं और वहाँ के लोगों की आवश्यकता अनुरूप निर्धारित होती है। भूगोल की विभिन्न शाखाओं में भी अपनाई जाने वाली पद्धतियाँ एक दूसरे से नितांत भिन्न होती हैं। कभी कभी यह भिन्नता विषय की एकता में भी संदेह उत्पन्न कर देती है। तो अगला हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। जो मानव भूगोल के अनुयायियों का विचार है कि इनके दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक और मानव के बीच संबंध स्थापित करना। जो मानव भूगोल को मानने वाले लोग हैं वो प्रकृति और मानव के मध्य अंतर संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हैं। और सांस्कृतिक वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करना मतलब वो नहीं है। अगर मानव को प्रकृति से अलग किया जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मानव का जो निवास गृह है वो प्रकृति का क्षेत्र ही है, प्रकृति ही है। तो मानव का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा प्रकृति के अलग करने के बाद, वही प्रकृति का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा अलग करने के बाद मानव से। तो एक दूसरे को अलग करने से इनका महत्व कुछ नहीं रह जाएगा, ये कहने का मतलब है। हालांकि दोनों में रीति रिवाज अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जब तक बने हुए हैं तब तक इनका महत्व है, और ये दोनों एक दूसरे से अलग होने के बाद इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यही था। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल का द्विविभाजन एक दिखावा मात्र है। यथार्थ भूगोल एक ही है और ये दोनों इस विषय के ऐतिहासिक स्वरूप हैं। यानी जो भौतिक भूगोल और बनाम मानव भूगोल जो है वो एक दिखावा है। कुल मिलाकर भूगोल एक ही है, क्योंकि एक दूसरे का अलग हो जाने से किसी का अस्तित्व नहीं बचेगा। तो भूगोल को एक ही माना जाए और दोनों एक साथ रहेंगे तभी भूगोल का अस्तित्व है। या जो है मानव भूगोल और भौतिक भूगोल बस एक दिखावा मात्र है, इसका कहने का मतलब है। यथार्थ भूगोल में भूगोल एक ही है और ये दोनों इस विषय के ऐतिहासिक स्वरूप हैं। एक ही सतत प्रवाहित भूगोल धारा है। एक ही सतत प्रवाहित भूगोल धारा के यह दो छोर हैं। यानी भूगोल का जो है वो एक छोर भौतिक भूगोल है और एक छोर मानव भूगोल है, जो प्रवाह की धारा है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, नाई की जो दो पतवार होते हैं, एक मानव भूगोल है एक भौतिक भूगोल है। इस तरह से आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि एक जो भूगोल में द्वैतवाद है वो एक मात्र दिखावा है। भूगोल में द्वैतवाद जो है वो मात्र एक दिखावा है। वैसे ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि इन दोनों के अलग हो जाने से इनका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है। तो हम देखते हैं, उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है भौतिक भूगोल मानव भूगोल में द्विविभाजन मात्र दिखावा है। जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का द्वैतवाद है या द्विविभाजन है वो मात्र दिखावा। यथार्थ भूगोल एक ही है और ये दोनों इस विषय के ऐतिहासिक स्वरूप हैं। एक ही सतत प्रवाहित भूगोल धारा के दो छोर हैं। हार्टसॉन महोदय ने इस संबंध में कहा, यदि दो भूगोल भौतिक व मानवीय भूगोल होते तो भूगोल का सारा
हार्टसोन महोदय बहुत ही अच्छे बात बताने जा रहे हैं। हार्टसोन महोदय का कहना है कि यदि भूगोल दो भागों में होता, यानी भौतिक और मानवीय भूगोल, तो भूगोल का सारा कार्य ही तर्क शून्य बन जाता। यदि भूगोल का कोई मूल्यवान विषय स्थान देना है तो मानव एवं प्रकृति, दृश्य वस्तुओं अथवा घटनाओं के बीच उत्पन्न इस खाई को पाटकर समाप्त करना होगा। तो जो हार्टसन महोदय हैं, हार्टसन महोदय, वो कहते हैं कि यदि दो भूगोल यानी भौतिक एवं मानव भूगोल होते हैं, यदि दो भूगोल भौतिक एवं मानव भूगोल होते हैं तो भूगोल का सारा जो कार्य है वो तर्क शून्य हो जाता है। इसका कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि बिना एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित किए हुए इन दोनों का कोई अस्तित्व एवं वर्चस्व नहीं है। तो ये दोनों अगर दो विषय होते हैं तो इनका जो विचार था हार्टसन महोदय का, वो बताते हैं कि वो तर्क शून्य होता। यदि भूगोल का कोई मूल्यवान विषय है, अगर भूगोल में अगर कोई मूल्यवान विषय को स्थान देना है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को छोड़कर मूल्यवान वस्तु को, तो मानव एवं प्रकृति जो दृश्य वस्तुएं हैं और घटनाओं के बीच जो खाइयां हैं उनको पाटकर समाप्त करना होगा, अगर भूगोल को मूल्यवान विषय बनाना है तो। न कि भूगोल में द्वैतवाद को लाया जाए कि ये मानव भूगोल है और ये भौतिक भूगोल है, क्योंकि इन दोनों के जो तुलना है वो भूगोल में काफ़ी विवाद उत्पन्न करते हैं। तो इस खाई को पाट कर ही इसको समाप्त किया जा सकता है भूगोल को। तो यही था भूगोल में द्वैतवाद, जिसमें हम भौतिक भूगोल और बनाम मानव भूगोल को देखे हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे जो प्रादेशिक भूगोल है और क्रमबद्ध भूगोल है, उनको देखेंगे। तो आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई है, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। और अगर आपका कोई भी क्वेरी या कोई भी पूछताछ है तो इस कमेंट में मेंशन करेंगे हम आपको। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोगों को यह PDF चाहिए तो भी कमेंट करिए, हम आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा देंगे। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल में जाकर देखिए, जो भारत भूगोल है और विभिन्न जो भूगोल की शाखाएं हैं उनको हम देखे हैं। तो आप सभी का यह क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।